प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मगध का उत्कर्ष और उसमें हर्यक वंश की भूमिका। आपको जैसा कि विदित है, मैंने आपको इससे पहले भी कल भी बताया था वीडियो में, और आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आपको PDF फाइल में नोट्स भी डाले हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। मगध का उत्कर्ष, विकास, उत्थान एक साम्राज्य के रूप में किस प्रकार हुआ। तो आप देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व से जब भारत का ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, तो राजनीति के संदर्भ में सर्वप्रथम राजतंत्रात्मक एक साम्राज्य की जो कल्पना है, जो मापदंड हैं, जो आधार हैं, वो उसको साकार रूप परिणित हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने जो हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईसा पूर्व में। मैंने बिंबिसार को जो उपलब्धियां थी मैंने आपको बताया कि उसने कैसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा और अंग को जीतकर काशी का क्षेत्र दहेज में प्राप्त करके अपनी स्थिति को मजबूत करके मगध का उत्कर्ष की जो आधारशिला रखी, उसको आगे बढ़ाया उसके पुत्र अजातशत्रु ने। जैसा कि आप जानते हैं, बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हुई। अजातशत्रु लंबे समय तक शासन गद्दी पर बैठने की प्रतीक्षारत था और अंततः अपने चचेरे भाई के बहकाव में आकर उसने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया। बाद में उसका भोजन पानी बंद कर दिया और इन दुखदायी और कष्टदायक दिनों में बिंबिसार की मृत्यु हुई। अब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो ये अपने पिता से भी आगे एक साम्राज्यवादी और शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर 459 ईसा पूर्व यानी 32 वर्ष तक इसने शासन किया। और अजातशत्रु के समय मगध अपने उत्कर्ष की और ऊपर प्रकाष्ठा की तरफ अग्रसर हुआ। अजातशत्रु को मुख्यतः 3 युद्ध लड़ने पड़े, या यूँ कहें कि उसको मगध का उत्कर्ष उत्थान करने के लिए उसे सर्वप्रथम कौशल से ही युद्ध करना पड़ा। जैसा कि आपको ध्यान है कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला या कौशल देवी का विवाह बिंबिसार के साथ किया था, तो उसने 80,000 जो गांव थे उनकी आय और जो क्षेत्र भूभाग था, काशी का जो क्षेत्र था, वो उसे दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था, जिससे मगध के जो स्थिति थी उसको और अधिक मजबूत बनाया। लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जो प्रसेनजित था वो इससे बहुत दुखी हुआ, नाराज हुआ, और वो इसी जो बिंबिसार की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी बहन प्रसेनजित की बहन और बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी का भी निधन हो गया। इससे अजातशत्रु का जो नाना लगा, जो वो प्रसेनजित बेहद नाराज हुआ और उसने काशी का क्षेत्र वापस से छीन लिया, क्योंकि उसने बिंबिसार की हत्या हो गई थी, उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी थी, तो इससे प्रसेनजित ने काशी का जो क्षेत्र दहेज में दिया था वापस से ले लिया। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और ये संघर्ष लंबे समय तक चला। कभी अजातशत्रु का पलड़ा भारी, कभी प्रसेनजित का पलड़ा भारी। यूँ कहें कि पहले जो संघर्षों में प्रसेनजित विजयी हुआ और अंततः जो बाद के संघर्ष है उसमें अजातशत्रु विजयी हुआ, और अंततः प्रसेनजित ने इस अजातशत्रु के साथ समझौता कर लिया और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। और काशी का जो क्षेत्र था जो दहेज में कौशल देवी को दिया गया था, वह पुनः वापस मगध को दे दिया गया। इस प्रकार काशी पर स्थायी रूप से मगध का अधिकार हो गया। दूसरे जो युद्ध था अजातशत्रु का, वो था वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ। वज्जी जो संघ थे, उस वज्जी में लिच्छवियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अजातशत्रु ने इनको वज्जी संघ को जीतना चाहता था, इसलिए उसने अजातशत्रु ने क्या किया, वज्जियों के खिलाफ जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए उसने सबसे पहले जो उनकी एकता थी, जो वज्जी एक गणराज्य था और उसकी जो सफलता का कारण था वो उनकी एकता, और उसने अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वहाँ भेजकर लिच्छवियों में वज्जी संघ में फूट डलवा दी और ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और
जो अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का औजारों का इस्तेमाल इस युद्ध में वज्जी संघ के खिलाफ किया, और जो लिच्छवी थे वज्जी संघ वो अजातशत्रु का मुकाबला नहीं कर पाया, और लिच्छवियों के राज्य और वज्जी जो राज्य था उस पर अजातशत्रु का अधिकार हो गया। इस प्रकार प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो गणराज्य था उसका अंत हुआ और वो मगध में मिला लिया गया। तीसरे संघर्ष की बात करते हैं तो तीसरा जो अजातशत्रु का युद्ध था, संघर्ष था, या यूँ कहें कि ये युद्ध के रूप में परिणत नहीं हुआ, ये था अवंती और मगध के मध्य। जैसा कि आप जानते हैं जब 4 महाजनपद बचे उनमें से अवंती का राजा था प्रद्योत, जो चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु द्वारा जो अपने पिता को जेल में डाल देना, बंदी बना लेना और उससे उसकी मृत्यु हो जाने से चंड प्रद्योत को गहरा धक्का लगा था, और मेन कारण था कि मगध की बढ़ती हुई शक्ति से भी अवंती राज प्रद्योत चिंतित था, और प्रद्योत की शक्ति से अजातशत्रु भी चिंतित था। तो उसने प्रद्योत के संभावित आक्रमण से बचने के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह और पश्चिमी जो भाग था सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ पर दुर्गीकरण करवाया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अजातशत्रु के जीवन काल में कभी भी अवंती और मगध के मध्य कोई युद्ध या संघर्ष नहीं हुआ। अब बात करते हैं अजातशत्रु के धर्म की, कि अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु जैन धर्म से प्रभावित था। इसका कारण भी था क्योंकि जैन साहित्य अजातशत्रु को पितृहंता यानी पिता का हत्यारा नहीं बताता। दूसरा कारण कि अजातशत्रु ने जो बुद्ध के कट्टर विरोधी था देवदत्त है, उसके कहने पर ही बिंबिसार की हत्या करवाई थी, जेल में कारागार में डाल दिया था। तो इन कारणों से जो अजातशत्रु उसका झुकाव था जैन धर्म की तरफ, और वो अपनी पत्नी अपनी रानी के साथ महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए वैशाली भी गया था। लेकिन बाद में अजातशत्रु को अपने कृत्यों पर, अपने जो कर्म थे, कृत्य थे, उन पर पश्चाताप हुआ और वो अपने कृत्यों जो गलत काम थे उनकी क्षमा याचना करने के लिए बुद्ध के पास गया और बुद्ध से क्षमा मांगी, और बुद्ध धम्म और संघ में अजातशत्रु ने आस्था प्रकट की। और जो द्वितीय सदी ईसा और बुद्ध से मुलाकात की, तो द्वितीय सदी ईसा पूर्व का जो बरहुत स्तूप है उस स्तूप में ये इस बात की जानकारी देता है जो महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु के मध्य मुलाकात हुई थी, और वहाँ से अजातशत्रु बुद्ध स्तूप के कुछ धातु अवशेष लेकर गया था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बाद में अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उसने बौद्ध धम्म संघ को काफ़ी सहायता दी, धन की दृष्टि से भी और यूँ भी राजकीय संरक्षण की दृष्टि से भी। और यूँ कहें कि अजातशत्रु के समय ही पहली बार जो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की परिनिर्वाण के बाद, या यूँ कहें कि जन्म के 563 में जैसे बुद्ध का जन्म हुआ और उनके उस सदी में मतलब ठीक 100 साल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हम अजातशत्रु की बात करते हैं कि अजातशत्रु की मृत्यु कैसे हुई। बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया और वो अपने पुत्र उदयन या उदयभद्र के द्वारा मार डाला गया। और इसके बाद अजातशत्रु की मृत्यु हुई 459 ईसा पूर्व में, और 459 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जो उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, वो मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 16 वर्ष तक शासन किया 444 ईसा पूर्व।
हम उदयन की बात करते हैं तो जो तीसरा शासक था हर्यक वंश का उदयन, उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो मगध का साम्राज्य था, जो अत्यंत विशाल विस्तृत होता जा रहा था और तत्कालीन परिस्थितियों, राजनीतिक, सामरिक और प्रशासनिक, व्यापारिक दृष्टि से एक नई राजधानी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। और उदयन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने गंगा और सोन नदियों के तट पर लगभग 444 ईसा पूर्व में एक नए शहर, नए नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र ही बाद में वो मगध की राजधानी बना। ये उदयन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उदयन की जो हत्या है 444 ईसा पूर्व में, वो भी बेहद छल कपट के द्वारा यानी विश्वासघात के द्वारा की गई थी। एक कपटी व्यक्ति ने जैन साधु का वेश बनाया और धोखे से उसने उदयन की हत्या कर दी। इस प्रकार 444 ईसा पूर्व में उदयन की मृत्यु हुई। हम बात करते हैं उदयन के उत्तराधिकारी या यूँ कहें कि हर्यक वंश के अंतिम शासकों की। तो 444 ईसा पूर्व में उदयन की मृत्यु के बाद 412 ईस्वी तक हर्यक वंश का शासन रहा, यानी इसके बाद 32 वर्ष तक। और 3 शासकों ने इन 32 वर्ष तक शासन किया, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। ये 3 शासक थे जिन्होंने उदयन की मृत्यु के बाद 32 वर्ष का जो समय है उनमें शासन किया। जो पहले दोनों शासक थे अनिरुद्ध और मुंडक, नितांत अयोग्य और असफल, अकुशल शासक थे। अंतिम जो शासक था नागदासक, वो भी नितांत अयोग्य था, पितृघाती था, इसलिए जनता उससे बेहद नाराज थी। इसलिए उन्होंने शिशुनाग जो काशी का वायसराय था उसको बुलाया और नागदासक को गद्दी से हटा दिया। और इस प्रकार बिना रक्तपात के रक्तहीन क्रांति जिसको अपन कह सकते हैं, उस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ, वंश परिवर्तन हुआ और हर्यक वंश मगध की गद्दी से पदच्युत कर दिया गया और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।